बाबा की डोली पहुंची केदारनाथ धाम। 23 क्विंटल फूलों से सजा बाबा का दरबार। कल से भक्तों के लिए खुलेंगे केदारनाथ के कपाट। केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी के कारण रजिस्ट्रेशन बंद। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धालुओं से की अपील। कहा, मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए श्रद्धालु यात्रा की करें शुरुआत। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया एसडीआरएफ जॉलीग्रांट मुख्यालय का लोकार्पण। फायर स्टेशन का भी किया लोकार्पण। आपदा सहित दूसरे रेस्क्यू कार्यों में आएगी तेजी। चमोली में हुआ कृषि महोत्सव का आगाज। पर्यटक और श्रद्धालु को अब होटलों में मिलेगा स्थानीय मिलेट व्यंजनों का स्वाद। होटल से भी कर सकेंगे मिलेट उत्पादों की खरीद। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। चारधाम यात्रा की शुरुआत 22 अप्रैल से शुरू हो गई है, लेकिन केदारनाथ के कपाट 25 अप्रैल को खोले जाएंगे। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले वहां पर भारी मात्रा में बर्फबारी हुई है। इस दौरान सरकार की ओर से एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार 29 अप्रैल तक बारिश और बर्फबारी का अनुमान है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यात्रियों से अपील की है कि मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए अपनी यात्रा की शुरुआत करें। 17 लाख तो श्रद्धालुओं ने अपने पंजीकरण यहाँ पर कर लिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि अब कैपिंग की व्यवस्था नहीं है, कैपिंग की व्यवस्था हमने हटा दी है, तो बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं। केदारनाथ में थोड़ा सा बर्फबारी होने के कारण से काफ़ी बर्फ आ गई है वहाँ पर। कल केदारनाथ जी के कपाट खुल रहे हैं, तो आने वाले सभी श्रद्धालुओं से मैं ये अपील भी करता हूँ कि वो अपनी यात्रा मौसम के ठीक पूर्वानुमान के अनुसार, मौसम की जैसी जानकारी हो उसके अनुरूप ही अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। उत्तराखंड की सरकार सभी श्रद्धालुओं का, आने वाले पर्यटकों का, आने वाले श्रद्धालुओं का सबका स्वागत करने के लिए हम तैयार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डोईवाला के एसडीआरएफ भवन का लोकार्पण किया। इसके साथ ही सीएम धामी ने माजरी ग्रांट में बने अग्निशमन केंद्र का भी लोकार्पण किया। साथ ही साथ कहा कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है। चारधाम यात्रा में आने वाले यात्रियों की सुरक्षा और रेस्क्यू कार्य में एसडीआरएफ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और आधुनिक मशीनों से एसडीआरएफ के जवान हर वक्त के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए 144 करोड़ की लागत से एसडीआरएफ भवन का निर्माण किया गया है। इसी के साथ ही सीएम ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों में काम करने वाले जवानों को विशेष भत्ता और कंपनी महिला एसडीआरएफ स्थापित करने की भी घोषणा की। मुख्यालय के इस भवन का, जिसमें 2 बड़ी योजनाएं लोकार्पित हुई हैं, इनके लोकार्पण से निश्चित रूप से एसडीआरएफ वैसे भी बहुत अच्छा काम तमाम आपदा के समय में उन कठिन परिस्थितियों में लगातार करती रही है, और इसके लोकार्पित होने से एक अच्छा स्थान यहाँ पर हो जाएगा, और जिससे समय समय पर अच्छी ट्रेनिंग, अच्छे प्रशिक्षण के कार्यक्रम और भविष्य में ये लगातार ये ट्रेनिंग सेंटर ये लगातार चलता रहे। इन भवनों का जो लोकार्पण हुआ है, ये हमारे साथ साथ संपूर्ण भारतवर्ष के लिए भी आपदा के और अन्य जो हमारे जोखिम भरे समय होते हैं, उनके एक संस्थान के रूप में काम करेगा। हम लोग इस दिशा में इस पर काम करेंगे। केंद्रीय रक्षा एवं राज्य पर्यटन मंत्री अजय भट्ट अपने जनपद भ्रमण के दौरान उधम सिंह नगर के जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। तो वहीं स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर उन्होंने सांसद निधि से आई अल्ट्रासाउंड मशीन का उद्घाटन किया, ताकि लोगों को और बेहतर उपचार मिल सके। तो वहीं उन्होंने जनता की समस्याओं को भी सुना। राज्य मंत्री अजय भट्ट ने इस दौरान कहा कि ये मशीन जिले की सबसे आधुनिक मशीन है, जिससे गर्भवती माता बहनों का मुफ्त अल्ट्रासाउंड किया जाएगा। पर बहुत परेशानी थी जब मैं पिछले दिनों यहाँ आया था, तो अल्ट्रासाउंड के लिए यहाँ से दूर दराज जाना पड़ता था और उसमें भी पैसा पड़ता था। अल्ट्रासाउंड मशीन को हमने लोकार्पित कर दिया है। ट्रायल में अभी तक जो 50 अल्ट्रासाउंड हुए हैं वो अव्वल पाए गए हैं। यहाँ के जो स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने बताया कि हमारे ज़िले की सबसे अव्वल लेटेस्ट मशीन ये आई है। अभी यहाँ पर पोस्ट क्रिएट नहीं है, लेकिन 2 दिन हफ्ते में यहाँ पर की जाएगी, और पोस्ट क्रेडिट के लिए सीएमओ साहब ने यहाँ से
अपनी डिमांड भेज दी है। मैं मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा, स्वास्थ्य मंत्री जी से भी करूंगा, क्योंकि हमको अपने अस्पतालों को बहुत अच्छा बनाएंगे, हर सुविधा से उसको साजो सामान से संपन्न करेंगे। कालाढूंगी चकलूवा रामलीला मैदान में सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम के दौरान 4 किलोमीटर की क्रॉस कंट्री का भी आयोजन किया गया, जिसमें बालक और बालिका वर्ग के प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। तो वहीं जीतने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार भी दिया गया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के निर्देशन पर देश भर में खेलों को बढ़ावा देकर प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे जाने का मौका मिल सके, इसके लिए केंद्र सरकार खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति भी दे रही है। प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हमारे बच्चे जो गांव घरों में रहते हैं, जो अभावग्रस्त हैं, जिनके पास पूरी क्षमता है लेकिन संसाधन नहीं है, ऐसे सभी को आगे लाना है। और जो साधन संपन्न है वो भी आगे आएंगे, और हमारी जो प्रतिभाएं तो हैं लेकिन वो संसाधन नहीं होने से वंचित रह जाती है। इसलिए खेलो इंडिया खेलो जैसा कार्यक्रम किया। आप देख रहे हैं आज उसमें हमारे एक से एक टॉप खिलाड़ियों का चयन हो रहा है, आगे आ रही हैं प्रतिभाएं। हमने भी यहाँ इस स्टेट में बुद्धिमान खिलाड़ी होते हैं जो 8 से मेरे अंदाज से 14 वर्ष तक हमने रखा है, तो उनको हम बुद्धिमान खिलाड़ियों को एक स्टाइफंड दे रहे हैं। उनको कुछ न कुछ हम देते हैं 1500 रुपए प्रति माह, ताकि उनकी जो जरूरतें हैं वो जरूरतें पूरी हो सके। 25 अप्रैल को केदारनाथ के कपाट खुलेंगे, जिसे लेकर श्रद्धालुओं का धाम आने का सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन खराब मौसम के चलते श्रद्धालुओं को सोनप्रयाग से आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। जिस लोगों की गौरीकुंड में होटल में बुकिंग है, सिर्फ उन्हीं लोगों को सोनप्रयाग से आगे जाने दिया जा रहा है। केदारनाथ के दर्शन करने आया था, तो अभी भी अनाउंसमेंट हुआ है कि मौसम खराब है ऊपर भी, और आप ऊपर अभी केदारनाथ की यात्रा नहीं कर सकते। तो अभी हम सोचेंगे कि सोनप्रयाग रुकेंगे या गौरीकुंड रुकेंगे, लेकिन अभी मौसम खराब है तो अभी यात्रा को जाना उन्होंने मना कर दिया। विकासनगर के ग्राम बैरागीवाला में एक परचून की दुकान पर 20 से लेकर के 25 हमलावरों ने हमला कर दिया और दुकान स्वामी को लहूलुहान करके मौके से फरार हो गए। दुकानदार की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसका इलाज जारी है। तो वहीं दुकानदार की पत्नी ने बताया कि स्कॉर्पियो और डंपर में सवार होकर के हमलावर वहीं पहुंचे थे। तो वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करके हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। जब मैं दुकान पर आई तो 4-5 लोग मेरे आदमी को रॉड से मार रहे। परचून की दुकान है बैरागीवाला में, हनुमान मंदिर के सामने। यही है, पड़ोस के ही दीपू नाम का एक लड़का है, वो मार रहा था जी। जब मैं आई तो यहाँ पे गल्ला वल्ला सब खुला पड़ा था, पैसे पूसे कुछ नहीं थे यहाँ पे, 10-15 हज़ार रुपये तो रहते ही। हाँ जी, एक लड़के को और भी मारा गया, 3 लोगों को, वो तो आईसीयू में एडमिट है। मैंने 112 पे फ़ोन करा था। मैं तो हॉस्पिटल में थी, घर का मुझे पता नहीं है। अभी स्थिति ये है कि वो तो अभी आईसीयू में ही एडमिट है। वो लोग कार में थे और डंपर में थे। मैं सामान लेने आया, सामान लेने दुकान पे बाहर ही खड़ा था। मैं सबसे पहले मेरे को पूछा परचून मुकेश, ये बैरागीवाला हनुमान मंदिर, पता नहीं कहाँ से आए 20-25 लड़के, कारपुर में डंडा डुंडा लेके, औजार भी थे, चक्कू वगैरह भी थे और सब्बल वगैरह थी। सबसे पहले मेरे को वहाँ बाहर खड़े को मेरे को पीटा, बस 5-10 मिनट बाहर को पीटा। मैं तो मेरे को उधर गिर रखा था, मैं उठ नहीं पाया। मालिक को शीशा बहुत फाड़ दिया था। ये तो लूट तुम्हारी करी होगी, गल्ला गुल्ला सब पिला दी। बस उसके बाद ये 5-10 मिनट भागी, जब यहाँ गाँव को वाले इकट्ठे हुए फिर भाग गए। उधम सिंह नगर पुलिस ने अग्निवीर भर्ती परीक्षा के नाम पर लोगों से लाखों की ठगी करने वाले एक फर्जी सूबेदार को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा जिले के एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने बताया कि युवाओं से अग्निवीर भर्ती परीक्षा पास कराने के नाम पर ठगी करने का एक मामला सामने आया था। इस मामले में पहले ही विक्की मंडल और पंकज सिंह को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने जेल भेज दिया था। और अपने आप को सूबेदार बताने वाला आरोपी गोविंद सिंह नयाल निवासी मुक्तेश्वर को पुलिस टीम ने हल्द्वानी के काठ गोदाम क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। सीएम साहब का निर्देश रहता है कि अपराध मुक्त उत्तराखंड बनना है। इसके तहत हम संगठित गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते रहते हैं।
इसमें हैरान होने वाली एक बात था, नवंबर में सामने आया था दिनेशपुर में भोले भाले बच्चों से अग्निवीर में भर्ती कराने के नाम पर लाखों रुपए ठग दिए थे। इसमें 2 लोगों को हमने ऑलरेडी गिरफ्तार कर दिया था। उसी इन्वेस्टिगेशन में एक सूबेदार मेजर की तलाश थी हमको। पता चला जानकारी में इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि ऐसा नाम का गोविंद नयाल नाम का सूबेदार कहीं नहीं था। फर्जी सूबेदार मेजर गोविंद नयाल का गिरफ्तारी हुआ है। ये गोविंद नयाल जो है बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मुक्तेश्वर का रहने वाले हैं। उसके पास आर्मी का फर्जी आई कार्ड, आर्मी का फर्जी लिकर कार्ड और डिफेंस करके लिखा हुआ कार, और बच्चों से विभिन्न चेक्स जो लिया था उसने भोले भाले बच्चों से 26 चेक 41 लाख रुपए का और 12 डेबिट कार्ड भी है और मूल डॉक्यूमेंट्स भी मिला है बच्चों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरखेत में प्राकृतिक आपदा क्षेत्र में चल रहे राहत कार्य का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात करने के साथ ही प्रभावित परिवारों को राहत राशि के चेक भी वितरित किए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। सीएम के साथ स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। साथ ही डीएम सोनिका ने सीएम धामी को राहत कार्यों की जानकारी भी दी। स्ट्रेच में जो हम लोगों की रिवर ड्रेजिंग की पॉलिसी है, जिसमें हम लोग पट्टे जारी करते हैं, तो उसमें कोई रिस्पांस आया नहीं क्योंकि मैनुअली सब होना था। अब क्योंकि कोई रिस्पांस नहीं आया है और समय हमारे पास नहीं है, तो हम चैनलाइजेशन की कार्रवाई इसमें करेंगे। 19-20 अगस्त को जो आपदा आई थी और उस समय हमारे कुछ लोगों की जानें भी गई, 13 परिवार प्रभावित हुए। ये प्रदेश के अंदर ये पहला विस्थापन है तो इतनी जल्दी हुआ। आपदा आने का मुख्य कारण ये है कि इसका लेवल लगातार बढ़ रहा है, उसको तुरंत कराया जाएगा। और हमारी सरकार लगातार, देखिए आपदा को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आपदा के बाद जो मानवीय संवेदना है, सरकार उस संवेदना के साथ काम कर रही है। लगातार मुख्यमंत्री जी खुद मॉनिटरिंग करते हैं। मैं तो लगातार इस क्षेत्र में था, लोग उसमें की अगर आप स्थिति से किसी जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, और मैं पूर्व सैनिक हूँ तो मेरी ट्रेनिंग काम आई, उसको लेकर वहाँ पर पहुँचा, उनको हेलीकॉप्टर से लेकर मैं मैक्स ले गया। आज भगवान की कृपा से वो जीवित हैं। तो आपदा के बाद जनप्रतिनिधि की, सरकार की क्या जिम्मेदारी है? हमारी सरकार पूरे ईमानदारी से उस काम। आपदा के कारण से, अतिवृष्टि के कारण से, तेज बहाव के कारण से काफ़ी नुकसान हुआ इस क्षेत्र में, जनहानि भी हुई थी। और साथ ही साथ जो मकान हैं, यहाँ की सड़कें हैं, अन्य जो हानियाँ हैं, वो हानि भी हुई थी। तो इस क्षेत्र को पुनः मुख्य धारा में आए, उसके लिए सारे विभाग काम कर रहे हैं। वहीं लोगों का पुनर्वास हो, विस्थापन हो। आज 13 लोगों को जो है विस्थापन की ओर बढ़ाया गया है, उनको आज पट्टे भी दिए गए हैं। हमारा प्रयास है कि ये क्षेत्र पूरा फिर से मुख्य धारा में लौटे और उसके लिए जो जरूरी काम है वो सब किए जाएंगे। राजधानी देहरादून की जिलाधिकारी हर सप्ताह के सोमवार को जनता दरबार में जन सुनवाई करती हैं। इसी के तहत जिलाधिकारी ने लोगों की शिकायतें सुनी और उनका निवारण किया। इस मौके पर जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि इस बार ज्यादातर मामले मसूरी देहरादून से विकास प्राधिकरण, अवैध कब्जे, जमीन विवाद और विधवा पेंशन के रहे हैं। इसका उन्होंने अधिकारियों से बात करके निवारण करने के आदेश पारित कर दिए हैं। मुख्यतः जो शिकायतें थी वो एमडीडीए से रिलेटेड थी, उसके बाद लैंड से रिलेटेड थी और फिर आपसी विवाद से रिलेटेड थी। इसके अलावा भी हमारे पास आए थे समाज कल्याण से रिलेटेड, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, उससे भी रिलेटेड कुछ केसेस आए थे। तो हमने कोशिश की है कि मैक्सिमम को सही डायरेक्शन में ले जाएं या उसका निस्तारण कर दें, दोनों ही चीज़ें। हरिद्वार के ब्लॉक बहादुराबाद में जिला स्तरीय खरीफ कृषक महोत्सव का शुभारंभ हुआ। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जिला स्तरीय खरीफ कृषक महोत्सव के तहत 6 किसान रथों को हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। जिला स्तरीय खरीफ कृषक महोत्सव के तहत किसान रथों में सवार होकर कृषि वैज्ञानिक और कृषि विशेषज्ञ किसानों के गांव-गांव जाकर के आधुनिक खेती की जानकारी देंगे। साथ ही सभी न्याय पंचायत स्तर तक जाकर किसान रथ से सीधे किसानों की समस्या का समाधान करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार हॉर्टी टूरिज्म को बढ़ावा देकर पुराने बागों का जीर्णोद्धार भी कर रही है ताकि प्रदेश की उत्पादकता को बढ़ाया जा सके। हमारी दिल्ली की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, किसानों के कल्याण के लिए काम कर रही है। किसानों को नए नए उपकरण दिए जा रहे हैं, उनको पेस्टिसाइड से बचाने के उपाय बताए जा रहे हैं, किसानों का उत्पाद कैसे बढ़े उसके बारे में बताया जा रहा है। इसके लिए आज रथों को भी यहाँ से रवाना किया जा रहा है। ये रथ न्याय पंचायत तक जाएगा, जिसमें हमारे अधिकारी व वैज्ञानिक उसमें होंगे और किसान को उसकी जानकारी देंगे।
क्योंकि हमारा ये मानना है कि किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। और इस बार हमारा जो इस महोत्सव की जो थीम है मिलेट्स है, मोटा अनाज श्री अन्न, जिसको मोदी जी ने कहा है। और आज उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने मंडवे का MSP 35 रुपये 78 पैसे घोषित किया है। खरीफ कृषक महोत्सव 2023 का आयोजन कराया जा रहा है। जनपद हरिद्वार में जनपद स्तरीय उद्घाटन आज भादराबाद विकासखंड से कराया गया, सॉइल टेस्टिंग लैब से हमारी, जिसमें 6 रथों को माननीय कृषि मंत्री माननीय श्री गणेश जोशी जी द्वारा फ्लैग ऑफ किया गया। ये सभी रथ सभी अपने विकासखंडों में जाएंगे और विकासखंड की हर न्याय पंचायत में कल अर्थात 25 से दिनांक 5 मई तक जो है प्रत्येक न्याय पंचायत में खरीफ कृषक महोत्सव का आयोजन कराया जाएगा। इसमें कृषि और सभी अन्य डिपार्टमेंट जो हैं, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य, रेशम, मंडी और कृषि वैज्ञानिक सभी किसान बंधुओं को अपने अपने विभाग से संबंधित जानकारी देंगे और सभी जो डिपार्टमेंट है अपने अपने इनपुट जो भी खरीफ के लिए जो आगत हैं वो किसान बंधुओं को राशि के दौर पर देंगे। विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम आ रहे देश विदेश के श्रद्धालुओं को यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर के कोई दिक्कत ना हो, यात्रियों के साथ विनम्रता और शालीनता का परिचय देते हुए श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम और सुरक्षित संपन्न कराएं। ये निर्देश जिलाधिकारी अभिषेक रोहिल्ला ने यमुनोत्री धाम के कपाट खोलने के बाद दिए हैं। तो यमुनोत्री धाम में यात्रा व्यवस्थाओं का स्तरीय निरीक्षण करके उन्होंने उचित निर्देश भी दिए। सरल, सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और जो व्यवस्थाएं यहाँ बनाई गई थी, आज निरीक्षण किया है यहाँ पे हमने, तो वो व्यवस्थाएं ठीक से चल रही हैं और थोड़ी बहुत जो कमी रह गई थी वो संबंधित पुलिस को और सभी को बता दिया गया है। और यात्रियों से और यहाँ पे जनप्रतिनिधि और यहाँ पे जो सभी से अनुरोध है कि जो व्यवस्थाएं बनाए रखी हैं, जो आज चली हैं, उसको बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें और हम लोग पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। चारधाम यात्रा 2023 की शुरुआत हो चुकी है और आज जिला प्रशासन उत्तरकाशी के समस्त संबंधित विभागों के साथ यहाँ मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है जानकी चट्टी और यमुनोत्री धाम में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं उनकी तैयारियों का जायजा लिया गया है और अधिकतर जो व्यवस्थाएं जैसी सोची गई थी उस हिसाब से सभी कार्य पूर्ण हो गए हैं और व्यवस्थाएं अच्छी हैं। और मार्ग पे जाने वाले श्रद्धालुओं से भी हमने उनका अनुभव पूछा है, उनके सुझाव लिए हैं। उन सुझावों पे कार्य करते हुए हम यात्रा को और अच्छा और सुरक्षित सफल बनाने का प्रयास करते हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में कपाट खुलने के अवसर पर तीर्थ यात्रियों के स्वागत में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होगी। बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम के कपाट खोलने को लेकर BKTC और प्रशासन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश पर यात्रा ट्रांजिट कैंप ऋषिकेश, गंगोत्री, यमुनोत्री में कपाट खुलने के अवसर पर तीर्थ यात्रियों के स्वागत में है। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा के बाद 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने के अवसर पर और 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खोलने पर हेलीकॉप्टर से तीर्थ यात्रियों के स्वागत में पुष्प वर्षा की जाएगी। उत्तरकाशी में गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुल चुके हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी दोनों धामों में पूजा अर्चना भी कर चुके हैं। सीएम ने मां गंगा को स्वच्छ रखने की अपील भी की है। लेकिन जनपद मुख्यालय उत्तरकाशी में स्वच्छता अभियान की पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। जनपद मुख्यालय के प्रवेश द्वार तामाखाड़ी में नगर पालिका के कूड़े का पहाड़ है जो सीधे गंगा में समा रहा है। पहली बार मां गंगा के दर्शन करने आए भक्तों का स्वागत कूड़े से किया जा रहा है। स्वच्छता के तमाम बड़े दावे करने वाले NGT के दावे भी हवा में उड़ रहे हैं। लोहाघाट थाना क्षेत्र के गांव में दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान थाने के SO मनीष खत्री ने बताया कि एक नाबालिग बच्ची के साथ एक 25 साल के युवक ने शादी का झांसा देकर लगभग पिछले 6 महीने से वो दुष्कर्म कर रहा था। साथ ही उसको बदनाम और बर्बाद करने की धमकी भी दे रहा था। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है।